नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों वैल्यूडेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि ईपीएस हायर पेंशन की जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची कि नहीं पहुंची। दोस्तों आज मैं आपके सामने दो केसेस की बात करूंगा जहां पर हायर पेंशन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और ये अच्छी बात है। इसमें से एक केस हमारे फेवर में है, एक केस हमारे शायद अगेंस्ट में नहीं कहूंगा लेकिन फुल्ली फेवर में नहीं है। और दोस्तों इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज तक दोस्तों हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए जहां पर हमने आपके साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट का डिसीजन शेयर किया, हमने आपके साथ मदुरई हाईकोर्ट का डिसीजन शेयर किया, बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन शेयर किया, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का डिसीजन शेयर किया, जहां पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के जो इश्यूज थे जिसको दिखाकर ईपीएफओ ने हायर पेंशन के फॉर्म रिजेक्ट किए थे, उनके ऊपर क्या क्या वर्डिक्ट आया हमने डिस्कस किया। उसी की तरह प्रो राटा बेसिस का जो फॉर्मूला लगाया गया है क्या वो वैलिड था कि नहीं था, उसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। और उसी के साथ साथ दोस्तों एक रिसेंट हाईकोर्ट जजमेंट आया था बॉम्बे हाईकोर्ट का, जहां पर हमने ये डिस्कस किया कि अगर किसी व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स कम है या एम्प्लॉयर उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहा तो क्या ईपीएफओ उसका हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात की, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ये चीज बोलते आ रहा था कि अगर हम सिर्फ हाईकोर्ट तक जाते रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि ईपीएफओ अपील पे अपील करते जाएगा और लेयर्स पे लेयर्स बनते रहेंगे और इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा कि फाइनल रिजल्ट किसके फेवर में आया है, ईपीएफओ के या एम्प्लॉइज के। और दोस्तों इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों वैल्यूडेशन में हमारी कोशिश रहती है कि हायर पेंशन के ऊपर जितनी भी करंट अपडेट्स हैं वो आपके सामने लाए, क्योंकि YouTube पे कोई और चैनल अभी आपको ये अपडेट्स नहीं दे रहा होगा, जबकि लाखों लोगों की जिंदगी इससे अफेक्ट हो रही है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन इससे अफेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों सच बात तो यह है कि जितनी लंबी ये लड़ाई खींच गई है 2023 से लेके अब तक, बहुत सारे सीनियर सिटीजन स्वर्ग सिधार गए होंगे और उनका जो बेनिफिट है वो पूरी तरह से खा लिया गया है और उनके साथ एक्चुअल में अन्याय हुआ है। इसलिए ये लड़ाई और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि जो लोग अभी जिंदा है उनको उनके जीते जी ये बड़ा वाला बेनिफिट जो उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, जो उनके जाने के बाद उनकी स्पाउस मतलब कि उनकी वाइफ की जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों वैल्यूडेशन में बाकी सब टॉपिक के साथ भी हमने हायर पेंशन का टॉपिक जिंदा रखा है। दोस्तों अगर आज तक आपने वैल्यूडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये एकमात्र चैनल है दोस्तों जो ईपीएस हायर पेंशन के बारे में कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आते रहता है, आपको अपडेटेड रखता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अगर आपने आज तक हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहां पर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हायर पेंशन की पोजीशन आज तक की क्या है। आज मैं आपके सामने दो केसेस की बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग समय पर आए। पहला जो केस हम डिस्कस करेंगे वो आया था जनवरी 2026 में, और दोस्तों जो दूसरा केस अभी दर्ज किया गया है वो अभी रिसेंटली दर्ज किया गया है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले केस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन सिविल एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट का ही केस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये केस डाला था मिस्टर प्रेम किशन शर्मा ने अगेंस्ट सुमिता दावरा एंड अदर्स। दोस्तों सुमिता दावरा जो है ये ईपीएफओ ऑफिशियल है और जहां तक मेरी समझ कहती है ये वो ऑफिशियल है जिन्होंने जनवरी 18 2025 का जो एक बहुत खतरनाक वाला सर्कुलर था वो इशू किया था। इसीलिए दोस्तों शायद इनके खिलाफ में ये केस लड़ा जा रहा है। मैं बता दूं ये केसेस ईपीएफओ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में पर्सनल कैपेसिटी में नहीं लड़े जा रहे हैं, ये लड़े जा रहे हैं ऑफिशियल कैपेसिटी में, क्योंकि कुछ ऐसे सर्कुलर ईपीएफओ ने इशू किए थे 2025 में जिसके बाद हायर पेंशन देने का जो फॉर्मेट था उसका रुख कंप्लीटली चेंज हो चुका था। 18 जनवरी 2025 को जो सर्कुलर आया था उसके हिसाब से एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स में अगर कहीं पर भी ये लिखा है कि आप सीलिंग के ऊपर जाकर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो फिर दोस्तों ईपीएफओ ने उन सारे फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया है जहां जहां पर पीएफ ट्रस्ट बने हुए हैं और पीएफ ट्रस्ट ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सीलिंग तक ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि ये सारे के सारे रूल्स जो पीएफ ट्रस्ट ने बनाए थे ये इन अलाइनमेंट विद ईपीएफओ रूल्स बनाए थे, क्योंकि 2022 से पहले हायर पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं था, सीलिंग के बेसिस पर ही ईपीएफ में पैसा काटा जाता था। तो दोस्तों बोन ऑफ कंटेंशन जो हायर पेंशन की लड़ाई में सबसे बड़ा रहा है
वो रहा है 18 जनवरी 2025 का ईपीएफओ का सर्कुलर, जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के लिए बाधाएं क्रिएट कर देता है, उनको हायर पेंशन ना देने के लिए एक सॉलिड रीजन क्रिएट कर देता है ईपीएफओ ऑफिशियल्स के लिए। इसलिए हर जगह इस चीज को ही चैलेंज किया जा रहा है। ये जो सर्कुलर है इसको स्क्वैश करने की ही डिमांड की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पिटीशन प्रेम किशन शर्मा जी ने डाला था, ये इसलिए डाला था क्योंकि जैसे ही 18 जनवरी 2025 का सर्कुलर रिलीज हुआ था, 22 जनवरी 2025 को इनका एप्लीकेशन ईपीएफओ ने रिजेक्ट कर दिया था और इसीलिए इन्होंने एक कंटेम्प्ट पिटीशन डाला था। अब दोस्तों कंटेम्प्ट पिटीशन क्या होता है? अगर कोर्ट ने कोई एक जजमेंट दिया, जैसे इस केस में सुनील कुमार के केस में 2022 नवंबर में एक जजमेंट आया था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको हायर पेंशन देनी है। ईपीएफओ को डायरेक्शन दे दिए गए थे कि फलाना फलाना कंडीशंस अगर मीट हो जाती है तो हायर पेंशन लोगों को देनी है, अगर लोग पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है तो। और उसके बाद दोस्तों लोगों ने एप्लीकेशन भरे, उसके ऊपर एम्प्लॉयज ने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके ऊपर ईपीएफओ ने उसके ऊपर स्क्रूटिनी की और फाइनली बहुत सारे केसेस में फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिए। वैसा ही एक केस है जहां पर 18 जनवरी का सर्कुलर निकला और 22 जनवरी को प्रेम किशन शर्मा जी का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया। अब दोस्तों इसके लिए इन्होंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला है, ये कहते हुए कि सुनील कुमार केस जो था 2022 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए थे उसको ईपीएफओ वायलेट कर रहा है, कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहा है। अब दोस्तों जब कोर्ट की अवहेलना होती है तो कंटेम्प्ट पिटीशन डाल सकता है आदमी और सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर अब डिसीजन लेना था कि भाई क्या ये कंटेम्प्ट पिटीशन वैलिड है, क्या ये कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा, उसी के ऊपर दोस्तों ये केस है। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनका कहना है एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन इज अलाउड while we are not inclined to entertain these contempt petitions filed on behalf of the petitioner. We make it clear that the petitioner is entitled to challenge the order dated 4/3/2020 in exercise of his jurisdiction under Article 226 of the Constitution. The petitioner may contend before the High Court that his case is covered by the decision of this court in the Employees Provident Fund Organization and etc. and Sunil Kumar others appeal so and so. All the contentions are kept open for petitioners to be raised before the High Court, which shall be decided on its merit. अब दोस्तों ये जो प्रेम किशन शर्मा जी हैं, इनका जो केस है 2020 से पेंडिंग चल रहा था और किसी रीजन की वजह से इनका ये कहना है कि जब सुनील कुमार केस आया 2022 का तो उसके बाद भी मेरे पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया और मेरी पिटीशन को रिजेक्ट क्या किया गया मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहकर रिजेक्ट किया गया है। और इनका कहना यह है कि 2022 का जो जजमेंट आपने दिया था उसका कंटेम्प्ट यहां पर किया गया है, जबकि कोर्ट का ये कहना है ऑल कंटेंशंस आर केप्ट ओपन फॉर पिटिशनर्स टू बी रेज्ड बिफोर द हाई कोर्ट व्हिच शैल बी डिसाइडेड ऑन इट्स मेरिट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्रेम किशन कुमार जी को डायरेक्ट किया गया है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाके उनसे फैसला लीजिए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आइए अगर आप संतुष्ट नहीं है तो। सिंस द मैटर हैज बीन पेंडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम we request the high court to take up and dispose of the writ petition expeditiously. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने हाई कोर्ट के जजेस को एक यहां पर हिदायत भी दी है कि भाई आप चाहे तो इस केस को जल्दी जल्दी ले सकते हैं क्योंकि बहुत दिन से ये इशू पेंडिंग है। विद दिस ऑब्जर्वेशन द कंटेम्प्ट पिटिशंस आर क्लोज्ड। अब दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत छोटे से संक्षिप्त तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी कंटेम्प्ट पिटिशन आता है तो पहले आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाने के बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट में आइए। और जो डिटेल्ड ऑर्डर यहां पर है, यहां पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि डिटेल में इनके साथ क्या हुआ तो आपको पता चलेगा। दिस कंटेम्प्ट पिटिशंस फाइल्ड फॉर डेलिबरेट डिसोबीडियंस ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर पास्ड बाय दिस कोर्ट ऑन 4/11/2022 alleges that the Employees Provident Fund Organization has by order dated 22/1/2025 violated the mandate of judgment. By the said order dated 21/2025, after referring the judgment of this court, the organization has directed as under. Now thereof, I, Suresh Kumar Thakur, Assistant PF Commissioner Chhattisgarh Raipur, in exercise of powers conferred upon me upon the circular number so and so dated 23/4/2023, consider upon the above facts of the cases and the submission and the evidence produced before the undersigned, hereby determined then the joint option form submitted by the member and the employer is rejected. दोस्तों यहाँ पर जो कंटेंशन था प्रेम कुमार शर्मा जी का प्रेम किशन कुमार जी का वो ये था
कि भाई 2022 में जो आपका जजमेंट आया था, उसके बाद भी इन लोगों ने 22 जनवरी 2025 को असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर छत्तीसगढ़ रायपुर ने मेरा जो एप्लीकेशन था हायर पेंशन का वो रिजेक्ट कर दिया है और इसीलिए कंटेम्प्ट का केस मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट कहता है we have heard learned counsel for the petitioner and the respondent have given our anxious consideration. We are not inclined to entertain this contempt petitions in view of the fact that applicability of the judgment of this court needs to be considered in detail. The petitioner will be entitled to challenge the order dated 22/1/2025 before the High Court by invoking its jurisdiction under Article 226 of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कहता है कि ऐसे मामलों में बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है और शायद सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय नहीं है। ये मैं इम्प्लाइड चीज बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ती है और उसके लिए बहुत समय जाता है सुप्रीम कोर्ट का और शायद सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं जिनको उनको सॉल्व करने हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले डिटेल स्टडी इसकी हाई कोर्ट में कर लीजिए। अगर आप वहां पर सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उस केस को आगे बढ़ाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में और जब एक डिटेल स्टडी ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कर ली है तो उसको पढ़ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है और उसके ऊपर फाइनल डिसीजन शायद तब दे पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आर्टिकल 226 जो होता है इसमें आप रिट पिटिशन दायर कर सकते हो हाई कोर्ट में, उसको इस्तेमाल कीजिए। इन व्यू ऑफ द मैटर विद लिबर्टी टू द पिटिशनर टू अप्रोच द हाई कोर्ट इन रिट जुरिसडिक्शन द कंटेम्प्ट पिटिशंस आर क्लोज्ड। Since the matter has been pending for quite some time, we request the High Court to take up and dispose the petition expeditiously. और ऐसा कह के बमिदिगंतम श्री नरसिम्हा जज थे और आलोक आराधे जी थे, इन्होंने ये बोल दिया कि आप हाई कोर्ट जाइए। अब दोस्तों ये हुआ पहला केस जो जनवरी 2026 में था, जहां पर पिटिशनर को कह दिया कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। अब दोस्तों दूसरे केस के बारे में पढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों दूसरा केस पढ़ते हैं। ये केस मिस्टर BR सराफ और उनके साथ कई और लोगों ने यूनियन ऑफ इंडिया एंड शायद EPFO के अगेंस्ट में लड़ा हुआ है। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर अदर्स लिखा है और ये केस क्योंकि EPFO से रिलेटेड है तो डेफिनेटली EPFO एक पार्टी इसमें होगा ही होगा। ये जो केस दोस्तों लिस्ट किया गया था 2/4/2026 को, मतलब कि 2 अप्रैल का ही केस है, बहुत रिसेंट केस है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं बता दूं प्रवीण कोहली जी बहुत जबरदस्त फाइट कर रहे हैं EPF पेंशनर्स के लिए और वही ये सारा डेटा हम लोगों के साथ में शेयर करता है। और अगर आप देखेंगे कि ये केस किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ये है NHPC नाम की एक पब्लिक सेक्टर है, उससे रिलेटेड है और वहां के जो 1 सितंबर 2014 के बाद के लोग रिटायर हुए उनसे है। मतलब कि मिस्टर BR सराफ डेफिनेटली 1 सितंबर 2014 के बाद से NHPC नाम की ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन के से ही रिटायर हुए होंगे और इसीलिए दोस्तों ये केस उन्होंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो आइए समझते हैं कि इस केस में क्या दिया गया है। ये केस बिल्कुल फ्रेश केस है, बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिस रिपोर्ट ऑफ फ्रेश केस। द रिट पिटिशन फाइल्ड बाय मिस्टर कुशाग्र सिन्हा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रेइंग देयरइन एज अंडर। अब दोस्तों किसी भी केस में सबसे पहले एक प्रेयर होती है और इस केस की खासियत यह है कि इन्होंने बहुत सारी चीजों के ऊपर प्रेयर किया है और जो फिर बोन ऑफ कंटेंशन यहाँ पर है वही है 18 जनवरी 2025 का जो जजमेंट जो सर्कुलर EPFO ने इशू किया था उसको लेके। तो पहला ये कहते हैं इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ एनी अदर एप्रोप्रिएट रीट ऑर्डर ऑफ डायरेक्शन quashing the EPFO order bearing file number pension so and so dated 18/1/2025 to the extent that it provides for and elaborates upon a exempted establishment's eligibility for pension or higher wages to be based on trust rules as being ultra vires the EPFO and Miscellaneous Provisions Act 1952 and being in violation of Article 14 and 21 of Constitution of India। अब दोस्तों यहाँ पर कुशाग्र सिन्हा जी जो है वो मिस्टर सराफ के वकील हैं और उन्होंने जो पहली प्रेयर की गई है कि ये जो 18 जनवरी 2025 का जो सर्कुलर आया था जहां पर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स बताकर लोगों की हायर पेंशन ना देने का फरमान जारी किया गया था EPFO के द्वारा, उसको अल्ट्रा वायर्स मतलब कि इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। ये इनकी पहली डिमांड है ना दोस्तों। और ये करने के लिए क्या करना होगा, कोर्ट को एक रिट ऑफ सर्टियोरारी या कोई और रिट जहां पर कोर्ट को लगता है कि सही तरह से फिटिंग हो रही है इस इशू की, उसको लेकर कोर्ट ने एक रिट इशू करना चाहिए, ऐसा मिस्टर सराफ की यहां पर डिमांड थी, उन्होंने की है। जो दूसरी डिमांड है इशू अ रिट ऑफ सर्टियोरारी और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्शन क्वैशिंग द ऑर्डर बेयरिंग so and so dated 21/2025 passed by the Regional Provident Fund Commission of Faridabad together with all consequential orders and actions taken in pursuance thereof
as being ultra vires the EPF 1952 Act and being in violation of Article 14 and 21। अब दोस्तों यहां पर ये कह रहे हैं कि इस सर्कुलर को यूज करके 18 जनवरी 2025 के सर्कुलर को यूज करके ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर फरीदाबाद ने 20 जनवरी 2025 को मिस्टर सराफ और उनके साथ कई और लोगों का जो हायर पेंशन का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है उसका एक ऑर्डर इशू किया था। उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया जाए और उसके बाद जो जो एक्शन ईपीएफओ ने उस ऑर्डर के बेसिस पर ली थी उन सबको भी इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, उसके लिए कोई एक रिट इशू किया जाए। ये यहां पर दूसरा प्रेयर इन्होंने किया है। अब दोस्तों यहां पर बार बार ईपीएफ एक्ट 1952 का जिक्र किया जा रहा है और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का जिक्र किया जा रहा है जो हमारे संविधान का हिस्सा है। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, और इसीलिए इन्होंने बोला है कि जब किसी और को अगर पेंशन मिल रही है तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए शायद आर्टिकल 14 यहां पर इन्वोक किया है। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ होता है, क्योंकि हायर पेंशन बढ़ जाने से किसी की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है, या हायर पेंशन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाने से किसी की जिंदगी में बहुत बुरा फर्क पड़ सकता है, उसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकती है। इसीलिए आर्टिकल 21 की बात यहां पर कुशाग्र सिन्हा जी कर रहे हैं। जो दोस्तों तीसरी डिमांड यहां पर इन्होंने की है वो है इश्यू अ रिट ऑफ मंडामुस और एनी अदर अप्रोप्रिएट रिट ऑर्डर और डायरेक्टिंग respondent numbers 1 to 3 to consider and process the applications for joint option filed by petitioners in strict compliance with EPF 1952 Act and EPS scheme and the judgment dated 4/11/2022 by the Honorable Court in EPFO versus Sunil Kumar B case, and to grant benefits of pension on higher wages as provided for paragraph 11(4)। अब दोस्तों जो पहली दो प्रेयर उन्होंने की थी वो स्पेसिफिक की थी उन ग्रुप के लिए जिन्होंने पिटीशन दर्ज किया है। जो तीसरी इन्होंने रिक्वेस्ट की है इन जनरल की है, और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर इन जनरल आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आता है उसको लॉ माना जाएगा और वो पैन इंडिया अप्लीकेबल होगा। तो इन्होंने यही कहा है कि आप रिट ऑफ मंडामुस कीजिए, यहां पर उनको बोलिए, ईपीएफओ को क्वेश्चन कीजिए कि भाई वो ईपीएफ एक्ट 1952, ईपीएस एक्ट 1952 और जो 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको वायलेट क्यों किया जा रहा है बार बार। एक तरह से ये अगर देखा जाए तो एक तरह का कंटेम्प्ट पिटीशन ही होगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप वायलेट कर रहे हो तो आओ और समझाओ। रिट पिटीशन का मतलब होता है आओ और समझाओ। तो दोस्तों मंडामुस के तहत ये इन्होंने तीसरी रिक्वेस्ट की है। जो चौथी रिक्वेस्ट है वो होगी इश्यू एन एप्रोप्रिएट रिट और ऑर्डर और डायरेक्शन डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 to adopt a fair, reasonable and compassionate process and methodology in respect of calculation of interest that is to be paid by the petitioners on all payments and due contribution with regard to pension on higher wages। अब दोस्तों यहां पर ये बोल रहा है जो चौथा रिक्वेस्ट इन्होंने किया है कि भाई जो कैलकुलेशन किया जा रहा है डिमांड लेटर इश्यू हो जाने के बाद उसमें इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जा रहा है वो अलग तरह से कैलकुलेट किया जा रहा है, और इस इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है उससे ये लोग खुश नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेथोडोलॉजी इन्होंने ली है वो फेयर, रीजनेबल और कंपैशनेट नहीं लग रही है, और इसीलिए पिटीशन किया गया है कि इस प्रोसेस को भी, जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है उसको भी यहाँ पर एक बार फिर से रीवैल्यूएट किया जाए। दोस्तों बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर वो समझ लीजिए 2017 में रिटायर हो चुके हैं, एपीएस से एग्जिट हो चुके हैं और 2025 में अगर उनको डिमांड लेटर आ रहा है तो भाई 2017 से लेके 2025 तक उनसे इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया जा रहा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया, लेकिन फिर भी एक लेजिटिमेट डाउट रह जाता लोगों के दिल में कि क्या ईपीएफओ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, कि जब भी आपसे पैसा वापस ले रहा है तो विद इंटरेस्ट ले रहा है। और लोगों को पता है इस बात का बुरा इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि ईपीएफओ इंटरेस्ट तो हमसे ले रहा है, लेकिन जब एरियर्स देने की बारी आती है कि वही बंदा जिसका 2017 से लेकर 2025 तक का डिमांड लेटर में इंटरेस्ट मांगा गया, जब उसी आदमी को आपने 2026 में एरियर्स दिया तो आप 2017 से उसको इंटरेस्ट नहीं देते हो। वहां कुछ अलग रूल बताते हो, यहाँ कुछ अलग रूल बताते हो। शायद इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया कि इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहा है, इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहा है, इसके ऊपर भी डिबेट की जाए। जो पांचवा इश्यू यहाँ पर इन्होंने लिया है वो है issue a continuing mandamus to respondent number 1 and 3 monitoring the grant of pensionary benefits under EPS scheme 1995 to the petitioner in line with the principles and directions given in Sunil Kumar judgment and judgment delivered in RC Gupta so and so. Direct litigation cost to be paid to the
पेटिशनर्स। अब दोस्तों यहाँ जो रिक्वेस्ट इन्होंने की है वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2022 का, उसके पहले आरसी गुप्ता केस का जजमेंट आया था और ईपीएस 1995 में जो भी अमेंडमेंट्स हुए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि क्या ईपीएफओ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हायर पेंशन में कहीं कुछ खेला तो नहीं हो जा रहा। अब दोस्तों ये बहुत वैलिड रिक्वेस्ट है, पर कितना सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर कर सकती है, ये बहुत प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट वाली बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिन रात ईपीएफओ के पीछे नहीं रह सकती। उनको बाकी बहुत काम है, बहुत बहुत बड़े-बड़े मुद्दे जिनके ऊपर उनको डिसीजंस देने होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ पास होगी, लेकिन पॉइंट बहुत बढ़िया उठा है, इसलिए इनकी तारीफ ज़रूर करनी होगी कि भाई रिक्वेस्ट तो की ही जा सकती है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और शायद अगर सुप्रीम कोर्ट ये बोल दे बाद में कि हमारी नज़र है तुम लोगों पे, काम सही से कीजिएगा, तो शायद ईपीएफओ ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर बन सकता है। तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर इन्होंने पॉइंट रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर कोर्ट कहता है द रिट पिटिशन अबव मेंशन्ड इज लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट विद दिस ऑफिस रिपोर्ट। अब दोस्तों ये तो था कि केस डाला क्या गया है, ये केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, पर ये केस डाला गया और सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंच चुकी है। ये अपडेट आपको देना बहुत जरूरी था। और इसके ऊपर अभी करंट में क्या एक्शन हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ कि कुछ और एक स्टेप तो ली गई होगी, वो स्टेप क्या थी वो भी आपको अभी यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, तो इससे शायद आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। देखिए ये सेम केस है, देखिए जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सेम केस है मिस्टर सराफ का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स मतलब ईपीएफओ के खिलाफ। 2/4/2026 को पिटिशन वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग टुडे। तो 2 अप्रैल 2026 को जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस चंदूरकर इन्होंने इस बात को स्टडी किया, टाइम दिया अपना। पिटिशनर्स के लिए जो वकील थे कुशाग्र सिन्हा जी, और रिस्पोंडेंट के लिए जो वकील थे बहुत सारे, जिसमें से सिद्धार्थ जी ने ये केस यहाँ पर सुना। इन्होंने बोला है इशू नोटिस। इशू नोटिस मतलब कोर्ट कह रहा है कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स है यूनियन ऑफ इंडिया, ईपीएफओ, इनको नोटिस इशू कर दिया जाए। मिस्टर सिद्धार्थ लर्नेड काउंसिल एक्सेप्ट्स नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 who may file counter affidavit indicating the fact that similar special leave petition has been dismissed। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा, सिद्धार्थ जी ने ईपीएफओ के तरफ से अपना बयान रखा और कहा कि भाई इसके पहले भी ऐसा ही एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आया था, जो मैंने आपको अभी दिखाया प्रेम किशन कुमार जी का, और वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसमिस कर दिया ये कह के कि पहले आप जाओ हाई कोर्ट में, बाद में आप आना सुप्रीम कोर्ट में। और उसी के बेसिस पे ये जो पिटीशन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डाला है इसको भी खारिज कर दिया जाए, ऐसा सिद्धार्थ जी ने यहाँ पर कहा था। तो कोर्ट ने सिद्धार्थ जी को यहाँ पर डायरेक्ट किया कि आप जाइए और एक काउंटर एफिडेविट डालिए जिसमें आप ये बताएं कि इस केस को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा ही एक केस जनवरी में खारिज हो चुका है। आज के इस वीडियो में हमने दो चीजें देखी। पहला, केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने बोल दिया कि भाई आपको पहले हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो एक बात हमको क्लैरिटी आ गई कि अगर हमको केस लड़ना है ईपीएफओ के अगेंस्ट तो लंबी लड़ाई होने वाली है, पहले हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का पैनल बैठेगा, उसके बाद में डिविजनल बेंच बैठेगा, और उसके बाद भी अगर कुछ हो जाता है तो उसके बाद केस बचेगा सुप्रीम कोर्ट में। और दोस्तों ये हम लंबी लड़ाई होने वाली है, तो जो भी लोग हायर पेंशन के लिए लड़ना चाहते हैं बिल्टअप कर लें। कम से कम 2 से 3 साल दोस्तों अब इस प्रोसेस में लगेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरी लोगों से गुजारिश है कि इस प्रोसेस को और शॉर्टन किया जा सकता है अगर वो लोग इसके ऊपर एक्शन ले लें जिनको ऑलरेडी जजमेंट लग चुका है और जिनके साथ ईपीएफओ ने अभी तक जस्टिस नहीं किया एज पर द हाई कोर्ट जजमेंट। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक इशू रेज हुआ था जहां पर एचएएल के जो एक्स एम्प्लॉयज थे उन्होंने केस जीत लिया था और उनके फेवर में जजमेंट आया था, लेकिन ईपीएफओ ने उसके बाद उन सबको हायर पेंशन अभी तक नहीं दी है। तो उनका ये हक बनता है कि वो हायर पेंशन के इस इशू को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाए, और ऐसे केसेस सब जाएंगे तब शायद सुप्रीम कोर्ट इनको डिसमिस नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो दूसरा केस भी हमने देखा सराफ सर का, वहां पर भी हमने यही देखा कि ईपीएफओ भी यही कहने वाला है, क्योंकि आपने जनवरी में एक पिटीशन को डिसमिस कर दिया, हाईकोर्ट जाने के लिए बोल दिया, इनको भी बोल दीजिए कि ये लोग हाईकोर्ट चले जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जो हाईकोर्ट में ऑलरेडी केस जीत चुके हैं, और अगर उनके ऊपर ईपीएफओ ने उनको डिमांड लेटर इशू नहीं किया गया, उनकी हायर पेंशन नहीं स्टार्ट की गई है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। उससे बहुत लोगों को फायदा होगा, बहुत लोगों की समाज सेवा हो जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको लेटेस्ट स्टेटस पता चला होगा। इसमें कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया, अभी भी केसेस पेंडिंग है,
लेकिन हाँ, लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद हमारी जिंदगी में बनती है कि अब जल्दी ही इसका कोई ना कोई फैसला आ सकता है। और दोस्तों ये जल्दी कम से कम 1 साल होगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जुडिशियल प्रोसीडिंग लंबी चलती है, डिटेल में चलती है, ब्रेक में चलती है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको इस वीडियो ने कुछ नया इन्फॉर्मेशन दिया होगा, आपको अपडेट किया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग है, ईपीएस से रिलेटेड कोई और इश्यू है, या आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम जो बुजुर्ग अवस्था में आपको परेशान कर रहे हो, आपके शायद पर्सनल इश्यू हो सकते हैं, वो भी दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन सारे इश्यूज को दोस्तों हम कमेंट बॉक्स में देखना चाहेंगे, क्योंकि उससे हमको आइडिया आती है कि समाज को क्या चाहिए, लोगों को और क्या चाहिए, और उसके ऊपर हम रिसर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ के आपके लिए अच्छे-अच्छे वीडियो बना सकते हैं। हमने पहले भी कई सारे वीडियो बनाए जिस पे हमने बताया कि आप रेगुलर इनकम सोर्स रिटायरमेंट के बाद किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। अगर आपकी रिटायरमेंट की छोटी-सी सेविंग है तो उसको इस्तेमाल करके आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं, उसके ऊपर भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया, उसकी लिंक आपको यहाँ पर ऊपर में दिख रही होगी। अगर आप हर महीने चाहते हैं कि आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की इनकम है वो कंटिन्यूअसली 5-5 हज़ार रुपए से हर साल बढ़ती रहे, तो उसके लिए आपको किस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, उसका लिंक दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा है, और वीडियो के एंड में भी मैं आपको इन इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दूंगा। तो दोस्तों ऐसे कई सारे टॉपिक जो सीनियर सिटीजन की मदद करते हैं, उनकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन करते हैं, वो हम वैल्यू एडिशन इस चैनल पर लाते रहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपने आज तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। याद रखिएगा, ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है, आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला चैनल है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।